अब देखिए भाई, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, वैन डर वाल फोर्स क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, वैन डर वाल रेडियाई क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, फिर हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अब हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वैन डर वाल फोर्सेस एंड वैन डर वाल रेडियाई क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल रेडियाई को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वैन डर वाल फोर्सेस की, जैसा कि हमने भाई इससे पहले लेक्चर के अंदर अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ी थी हमने, डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ी थी हमने, और तीसरे हमने पढ़े थे डिस्पर्सिव फोर्सेस। बेसिकली हमने ये तीन फोर्स पढ़े थे भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड जो हमने पढ़ा था भाई आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड पढ़ा था भाई हमने डिस्पर्सिव फोर्सेस। बेसिकली ये जो फोर्सेस होते हैं भाई नेचर वाइज वीक होते हैं, तो इन तीनों फोर्सेस को मिलाकर के ही एक प्रकार से क्या नाम दे दिया जाता है भाई, वैन डर वाल फोर्सेस नाम दे दिया जाता है। तो बात आती है सर, अगर इन सभी को वैन डर वाल फोर्सेस बोला जाता है तो हमने इनको अलग स्टडी क्यों किया, हमने इनको जो है बेसिकली शुरुआत में ही वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर स्टडी क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई जो एक प्रकार से साइंटिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट थे जोहान्स वैन डर वाल, कौन थे भाई, जोहान्स वैन डर वाल। उन्होंने जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्सिव फोर्सेस इनके बारे में ज्यादा स्टडी की थी, तो उनके नाम पर इन सभी फोर्सेस का क्या नाम रख दिया गया भाई, वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, और ये जो सारे फोर्सेस हमारे भाई ये सब का जो नेचर होता है कैसा होता है भाई, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, ये सभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भी जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया या उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जो दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, वैन डर वाल रेडियाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, जैसे कि नाम से एटॉमिक रेडियाई मतलब एटम की रेडियाई। रेडियाई बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है भाई, वैसे आप बोल सकते हो सर हमने एटॉमिक रेडियस वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि रेडियस जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई जब हम बनाते, मान लिया किसी भी एटम को बनाते हैं हम, तो मान लिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करते हैं रफली, तो ये सेंटर इस वाले ऑर्बिट के लिए भी यही सेंटर है, इस वाले ऑर्बिट के लिए भी यही सेंटर है, और इस वाले ऑर्बिट के लिए भी यही सेंटर है। तो एक से ज्यादा के लिए सेंटर, इसलिए हम सिंगुलर वर्ड की बजाय क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई भी बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कोवेलेंट रेडियाई, कौन कौन से होते भी, कोवेलेंट रेडियाई, नंबर 2 मेटालिक रेडियाई, और नंबर 3 होते हैं हमारे वैन डर वाल रेडियाई। ये तीन रेडियाई, जैसा कि कोवेलेंट रेडियाई नाम से पता चला कुछ हिस्सा जो है भाई क्या होगा, कॉमन होगा, तो इनके बीच का जो 1 हाफ कर देंगे हम, तो आर कोवेलेंट क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, जो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ उसका हाफ कर देंगे, तो मान लिया इसका हाफ यहाँ पे आ गया, तो ये इतना क्या है कोवेलेंट रेडियाई। ना कि ये कि भी यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर मान लिया यहाँ तक क्या बना है रेडियाई बनेगा, ये कोवेलेंट रेडियाई नहीं। कोवेलेंट में क्या है, कुछ पार्ट कॉमन है दोनों के अंदर, तो इस पूरी बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। मेटालिक के अंदर क्या होता है भाई, जो एटम है ऐसे एडजेसेंट एटम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखे होते हैं, तो इसमें ए से बी जो होता है अभी मान लिया, तो इस पूरी बॉन्ड लेंथ का इसी प्रकार से आर मेटालिक क्या होता है हमारा 1 हाफ कर देंगे भाई किसका, हमें बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, वैन डर वाल रेडियाई क्या होता है भाई, वैन डर वाल रेडियाई बेसिकली उन एटम्स के बीच में होता है जो ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई हीलियम 2 की, आपको पता है भाई हीलियम के पास क्या होते हैं, खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है नोबल गैस है, तो उसको किसकी जरूरत नहीं है भाई, किसी के साथ भी टाई अप करने की या कंबाइन होने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे क्या सर हीलियम 2 के अंदर इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ही नहीं भाई होंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे जितना कि कोवेलेंट और मेटालिक के केस में आता है। वो थोड़े से
डिस्टेंस पर आकर ही रुक जाते हैं। बेसिकली वैन डर वाल रेडियाई हमारे ऐसे होते हैं, जैसे ये एक एटम होगा, ये दूसरा एटम होगा, तो जो दो नॉन बॉन्डेड एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या कहलाता है हमारा भाई, वैन डर वाल रेडियाई। तो अगर बात करें वैन डर वाल रेडियाई की, बेसिकली वैन डर वाल रेडियाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई हमारा, कि 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विवेलेंट नॉन बॉन्डेड एटम। अगर हम 1/2 कर दें इसका भाई जो इक्विवेलेंट पोजीशन पर टू नॉन बॉन्डेड एटम है, नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है, जिनके बीच में क्या नहीं बने हुए, बॉन्ड नहीं बने हुए हैं, अगर उसका 1/2 कर दे तो क्या जाता है हमारा वैन डर वाल रेडियाई। इसके बाद क्या आते हैं भाई हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस बोल लो आप या वैन डर वाल फोर्सेस बोल लो। क्या आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे किसको इफेक्ट करते हैं भाई, लंदन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे भाई बेसिकली 6 फैक्टर्स होते हैं भाई। सबसे पहला फैक्टर लेते हैं हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर साइज। इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे भाई, मैं नाम लिखूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा, लिखेंगे नहीं। दूसरा जो फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है भाई वो आता है हमारा इसका, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। थर्ड जो हमारा डिपेंड करता है उसकी मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ जो पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ जो पॉइंट आता है हमारा प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेस एंड मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस बात के ऊपर हमारा जो है एक प्रकार से स्ट्रेंथ लंदन फोर्सेस की वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आ जाइए भैया आप किसके ऊपर है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। जैसा कि आपको पता है भाई जिसका जितना ज्यादा क्या होगा भाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज होगा उसका सरफेस एरिया उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे भाई, जिसका साइज बड़ा है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी तो क्या होगा भाई, लार्जर होगा। मतलब क्या बता रहा हूं मैं, जितना ज्यादा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा उसका सरफेस एरिया या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इस कारण से वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज या डिस्टोर्टेड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, हमारे स्ट्रॉन्गर होंगे। क्लियर है। जैसे अगर हम ला ले भाई आर्गोन है और नियोन को अगर हम ले लें तो आर्गोन और नियोन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर होगा। आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 18 और नियोन का कितना होता है 10। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया यानी एटॉमिक साइज के अंदर क्या है, लार्ज डिफरेंस है। जो स्ट्रॉन्गर फोर्स मिलेंगे वो किसके अंदर मिलेंगे, आर्गोन के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है। दूसरा क्या आता है मॉलिक्यूलर वेट, ये भी सेम है भाई, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, जैसे आर्गोन का मॉलिक्यूलर वेट 40 है भाई, नियोन का मॉलिक्यूलर वेट 20 है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा सीधी सी बात उतना ही ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा और उतनी ज्यादा क्या होंगे उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से भी मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं भाई जो मैक्सिमम चांस ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं भाई, एक एग्जांपल ले लिया मैंने पेंटेन का C5H12 और एक एग्जांपल ले लिया मैंने हेक्सेन का C6H12। अगर हम C5H12 की बात करें, कार्बन का मास कितना भाई 12 पंजे 60 और 12 कितना 72 और इसका कितना भाई 12 6 72 और 12 84। तो मॉलिक्यूलर शेप इसमें जब हम जिगजैग लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे बना है और इसमें क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें और इसमें अरेंजमेंट में आप डिफरेंस देखिए, इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जो मॉलिक्यूल है, जैसे
यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, ये हमारा CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। आप इसकी शेप को देखिए और इसकी शेप को देखिए, ये ऐसे लगेगी जैसे ये CH3 इस साइड इसको पुल कर रहा है और ये CH3 इसको इस साइड पुल कर रहा है। तो इस मोलिकुलर शेप के कारण इसका जो एक प्रकार से फोर्स है वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, वही पेंटेन के कंपैरिजन में। अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है भाई वो लगभग जितना भी होगा उसके कंपैरिजन में इसका मास कितना ज्यादा है, 12 म्यू ज्यादा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक और ले ले हम एग्जांपल, मान लिया मैं एग्जांपल ले लेता हूँ C7H14, अब इसका मास कितना होगा भाई 96 होगा। लेकिन अगर इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पूछ लेगा तो ज्यादा अब भी किसका होगा, C6H12 का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएगा तो दोनों इस साइड है, लेकिन C6 में सिमेट्री जो है एक प्रकार से ज्यादा है, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो ज्यादा है। ठीक है। और क्या जाता भाई, टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम क्या करेंगे, लो करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो घट जाएगी, इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है, प्रेशर। सीधी सी बात है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे क्या कर जाएंगे भाई, इंक्रीज कर जाएंगे। सेम केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होगा भाई, ग्रेटर डिफ्यूजन होगा और ग्रेटर पोलराइजेशन होगा, जिस कारण से उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या जाते हैं भाई, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या होता है भाई, कि ये जो गुण है काफी कमजोर होते हैं आयनिक और कोवेलेंट के बीच में। These are weaker than आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के कंपैरिजन में भाई ये जो बॉन्ड है क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या आता है भाई, ये इफेक्ट नहीं किए जाते या इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरे एटम की प्रेजेंस का। These forces are not affected by presence of another atom or molecule। कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट रहे उसके कारण इनके जो है एक प्रकार से जो फोर्स है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद क्या जाती है भाई, इन फोर्सेस की एप्लीकेशंस क्या है। अब देखिए भाई, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, वैन डर वाल फोर्स क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, वैन डर वाल रेडियाई क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, फिर हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अब हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है। तो अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस कारण से जो कोई भी आइडियल गैस है वो क्या शो करती है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैसीय स्टेट के अंदर भाई ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे डेविएशन शो करती है कोई भी गैस है आइडियल बिहेवियर से। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, हमारे वैन डर वाल फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। दूसरा, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हुए किसके लिए, कंडेंसिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग नोबल गैस, नोबल गैसेस के कंडेंसेशन के लिए और उनकी क्रिस्टलाइजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे वैन डर वाल फोर्सेज। ठीक है। जैसे H2 है, N2 है, वो कंडेंस हो जाती है लो प्रेशर के ऊपर। और तीसरा जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या आता है भाई, कि जो किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, वैन डर वाल फोर्सेज के द्वारा। कैसे भाई, जैसे जैसे किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उसका मोलिकुलर वेट, उसका मोलिकुलर साइज बढ़ता है, फोर्सेज बढ़ते हैं, फोर्सेज बढ़ने से पार्टिकल्स फिक्स होने लगते हैं और वो सॉलिड स्टेट में आने लगता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें F2, Cl2, Br2 और I2, आपको पता है अगर साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, उससे छोटा ब्रोमीन का, उससे छोटा क्लोरीन का, सबसे छोटा किसका, फ्लोरीन का। अब इनका साइज छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लोन पेयर के कारण ज्यादा होती है। तो ये जो F2 और Cl2 ये तो किस फॉर्म में मिलती है आपको, गैसेस की फॉर्म में। इसका साइज सबसे बड़ा है, इस कारण से आयोडीन आपको किस फेज में मिलता है भाई, सॉलिड फेज में। ब्रोमीन का साइज F2, Cl2 और I2 के बीच का है,
तो ये आपको किस स्टेट पे मिलता है भाई, लिक्विड के अंदर मिलता है। तो भी ये एक प्रकार से एप्लीकेशन हो गई है वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण ही ये जो कंपाउंड है इन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा लास्ट टाइप का फोर्स आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जिसके अंदर भी जो हाइड्रोजन है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। उनको क्या बोलते हैं बेसिकली, हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हमने एक टाइप के फोर्स पढ़े थे भाई, कौन से, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़े थे। ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया अगर हाइड्रोजन Cl के साथ है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया था भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नाम दे दिया था। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है या नाइट्रोजन आ जाता है, तब मैंने उनको स्पेशल नाम दिया था भाई क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब जो हाइड्रोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि हमारा फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, इनके साथ जुड़ता है तो कौन से टाइप की बॉन्डिंग शो करता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन भी बताया है, अगर H2O लिक्विड फॉर्म में है तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलर, और अगर H2O सॉलिड है तब हम उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बेसिकली ये डिफरेंस आप जो है ध्यान रखेंगे। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देनी पड़े तो क्या डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ए highly electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen present within the same molecule. ठीक है। और another molecule of the same or different compound। हमेशा याद रखेंगे। मान लिया भाई मैं HF की फॉर्मेशन को दिखाता हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बॉन्ड को दिखाता हूँ, तो कैसे दिखाऊंगा भाई, HF सॉलिड लाइन, फिर डॉटेड लाइन, H सॉलिड लाइन, F डॉटेड लाइन, H सॉलिड लाइन, F डॉटेड लाइन, H सॉलिड लाइन, F। बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉलिड लाइन जो है भाई वो कौन से बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है भाई, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है, और डॉटेड लाइन जो है वो हमारे किसको इंडिकेट कर रही है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है इंडिकेट कर रही है। ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए इसमें, जैसा कि आपके बार MCQ है भाई, तो MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो HF में, ग्रेटर देन HO, ग्रेटर देन HN, ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। क्लियर है। तो ये थे भाई आपके टाइप ऑफ बॉन्ड। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे कौन सी लेयर कहाँ पे होती है, किस प्रकार से अरेंजमेंट्स होंगी। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।